Could agree. Today I'll be covering the 12th module of agronomy. So let's move ahead with the 12th module. देखिए आज 12th मॉड्यूल के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप ग्रोथ को जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अंडर द 12th मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी। तो देखिए जो फैक्टर्स हैं बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखिए इंटरनल फैक्टर का मतलब कि प्लांट की इंटरनल जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक लाइज विद इन द प्लांट, तो ये जो है इंटरनल फैक्टर में आता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट का जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जिसमें क्लाइमेटिक, एडफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक और सोशल इकोनॉमिक जो है कॉजेज आते हैं। तो दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब देखिए जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। देखिए जेनेटिक फैक्टर्स मतलब कि प्लांट में जो हाई यील्डिंग जो है एबिलिटी है या नहीं, जो सीड यूज हो रहा है उसमें हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी है या नहीं, दैट इज बेसिकली जेनेटिक फैक्टर। जो क्रॉप है अर्ली मैच्योरिटी है या लेट मैच्योरिटी है, जो रेजिस्टेंस होती है प्लांट में वो जो है किस लेवल की है, मतलब हार्मफुल डिजीज को रेजिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स लॉजिंग, ठीक है, ड्रॉट के लिए जो है प्रोन है या ड्रॉट के लिए टॉलरेटेबल है। तो ये सारी चीजें जो है जेनेटिकल होती हैं, ठीक है। और जो टॉलरेंस होती है टुवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट, दैट इज बेसिकली अ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और अ पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन होता है जो ग्रेन्स का, जिसमें प्रोटीन कंटेंट या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लेवल कितना है, ठीक है, या ऑयल कंटेंट कितना है। तो ये सारे भी जो हैं जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉ, क्वालिटी ऑफ फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो है जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। और ये जो है क्रॉप की चॉइस को, क्रॉप की ग्रोथ को, जो प्रोडक्शन होता है उसको डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन सारे फैक्टर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो करने के लिए जो क्रॉप चूज़ की जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो है क्रॉप को चूज़ किया जाता है कि क्रॉप जो है हाई यील्डिंग है या रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी क्रॉप में है या नहीं। तो these are basically genetic factor. अब we'll move to now external factors. देखिए एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्लांट के बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर होगा, एयर होगा, ठीक है, वाटर होगा। एडेफिक फैक्टर में जो है सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एरिएशन। बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, ठीक है। फिजियोग्राफिक फैक्टर में जो है जो टोपोग्राफी होती है, ठीक है, टोपोग्राफी, एलिवेशन जो होते हैं अर्थ सरफेस में। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि चॉइस ऑफ क्रॉप्स जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस जो है वो चूज की जाती है। तो दैट इज बेसिकली सोशल इकोनॉमिक फैक्टर कि किसी भी एरिया में या सारे एरियाज में एक जैसी क्रॉप नहीं ग्रो की जाती है। अगर हम बात करें साउथ की और नॉर्थ की, तो देखिए साउथ में जो प्रेफरेंस होती है क्रॉप की वो नॉर्थ एरिया से डिफरेंट होती है। तो दिस इज बेसिकली सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से डिपेंड करता है कि इस रीजन में पर्टिकुलरली कौन सी क्रॉप प्रेफरेंस है या नॉर्थ में कौन सी क्रॉप प्रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। फाइन, तो चलिए ये थे इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनल फैक्टर्स जो है हमने डिस्कस करे। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स
क्लाइमेटिक वर्ड का यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होंगी, ठीक है, वेदर वेरिएबल्स होंगे, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये क्रॉप ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन, जब हम कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन पढ़ते हैं तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं किसी भी क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, फ्रॉम द जर्मिनेशन टू द हार्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम पे जो है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की जो है नेसेसरी होती है, नहीं, फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बेसिकली क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत हद तक क्रॉप प्रोडक्शन को। तो देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहले आएगा प्रेसिपिटेशन। देखिए precipitation includes not only the rainfall but the all the form of water, for example snow, hail, fog, dew, rainfall। तो ये सारे जो हैं precipitation के फॉर्म होते हैं। तो देखिए precipitation के जो डिफरेंट फॉर्म हैं वो किस तरह से जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँ रेनफॉल की, तो एक पर्टिकुलर क्रॉप को पर एनम बेसिस पे जो है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर रेंज ऑफ रेनफॉल जो है उसको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए रेनफॉल का जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है या पॉजिटिव साइन है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर रेनफॉल हैवी होता है तो फॉर सम क्रॉप इट इज़ वेरी हार्मफुल। वो क्रॉप जो कि लेस वाटर रिक्वायर्ड करती हैं या वो क्रॉप जो वाटर लॉक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाती, उनके लिए हाँ जो हैवी रेनफॉल होता है दैट इज़ नॉट सुटेबल। लेकिन कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हैवी रेनफॉल को जो है हैवी रेनफॉल उनके ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है और वो वाटर लॉक कंडीशन में ही जो है ग्रो होती हैं। फॉर एग्जांपल राइस जो है वो हैवी रेनफॉल या वाटर लॉक कंडीशन ही प्रेफर करता है। तो देखिए इस तरह से जो है रेनफॉल के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, ठीक है। अब देखिए स्नो जो है वो एक बहुत ही स्नो कंडीशन जो होती है उसमें प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो एकदम ही ज़ीरो होता है। वहाँ पे जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे वेजिटेशन हो नहीं पाता है। तो स्नोफॉल जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है सही नहीं है। हेल और जो ड्यू कंडीशंस होती हैं, ड्यू कंडीशंस जो मॉर्निंग में जो आपने देखा होगा ड्रॉप्स होती हैं, ड्यू कंडीशन उन्हें कहा जाता है। तो ये क्या करती है, जर्मिनेशन को बहुत हद तक अफेक्ट करती हैं। इसीलिए जो है हेल से या ड्यू से जर्मिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्चिंग की जाती है ताकि जो टेम्परेचर है, जो सीड्स हैं जर्मिनेट होने में उनके लिए जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन के भी डिफरेंट फॉर्म हैं जिनके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो हैं, दोनों तरह से जो हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और देखिए जो प्रेसिपिटेशन है या जो रेनफॉल है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर जो इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को। देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रेनफॉल इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ जो रेनफॉल होता है इट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप। तो रेनफॉल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए प्लांट की बहुत ही नेसेसरी होता है। अब देखिए जो रेनफॉल है वो एरियाज रीजन टू रीजन जो है वेरी करता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। अगर आप ड्राई रीजन की बात करें, राजस्थान जैसे एरिया की बात करें जो कि ड्राई रीजन है, तो यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है। ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ पे जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बेसिकली ग्रो की जाती हैं, जैसे पर्ल मिलेट्स हो गई और सोरगम हो गया, माइनर मिलेट्स जो होती हैं वो बेसिकली ग्रो की जाती हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है। और जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली अदर रीजन जो है कम होता है, ठीक है। तो ये जो है रेनफॉल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए उन क्रॉप्स की बात करते हैं जो बेसिकली हाई रेनफॉल प्रेफर करते हैं। देखिए मैंने राइस आपको बताया, राइस जो है प्लेन्स में हाई रेनफॉल प्रेफर करता है और टी, कॉफ़ी, रबर ये जो है वेस्टर्न घाट्स में ग्रो किए जाते हैं और बेसिकली हाई और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल जो है ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स थी, जो डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको बताई, उसमें से जो रेनफॉल है ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दी वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव ग्रोथ और एज वेल एज जो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो रेनफॉल के जरिए जो है सॉइल में, जब वाटर ऐड होता है सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और इससे जो है एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। जब हैवी रेनफॉल होता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए जो रेनफॉल है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो रेनफॉल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जो है क्रॉप की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये थे प्रेसिपिटेशन विच इज़ द वन फॉर्म ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले हमने प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की। देखिए ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डिफरेंस होता है, तो जब ये देखते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी बेसिकली। देखिए ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेरिक में जो मॉइस्चर होता है, जो दैट इनविजिबल वाटर वेपर नॉर्मली नोन एज द ह्यूमिडिटी। देखिए बेसिकली वी कॉमनली यूज द वर्ड ह्यूमिडिटी लाइक द वेदर इज वेरी ह्यूमिड, the day is very humid today. So humidity basically the moisture available in the atmosphere, that is basically humidity. Okay, now what is relative humidity? Relative humidity basically the ratio between the amount of moisture present in the air to the saturation capacity of the air at particular temperature. देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो रेशियो होता है एट मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दैट इज बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली जो है जो ग्रेन्स या जो फ्रूट क्रॉप्स जो होती हैं स्टोर की जाती हैं वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म यूज़ होता है। जब आप क्रॉप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज में एक टेम्परेचर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है दिस इज दिस एंड दिस। मतलब अगर 4 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कुछ और होगी, और टेम्परेचर अगर और ज़्यादा है या कम है तो उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अलग होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और बेसिकली जो है ये रेशियो होता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। अब देखिए अगर जो ह्यूमिडिटी है वो 100% है तो इट मीन्स द entire space is filled with the water and there is no soil evaporation and plant transpiration. अगर जो 100% स्पेस है वो जो है मॉइस्चर से ऑक्यूपाइड है तो जो है ना सॉइल इवेपोरेशन होगा और ना ही प्लांट ट्रांसपिरेशन होगा। अब देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, देखिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बेसिकली 40 to 60% होती है सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप। मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए 40 to 60% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है जो 2017 का AFO का एग्जाम था उसमें ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए जो फेवरेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होती है, तो उसका आंसर था अबव 40%। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए तो 40 to 60% होती है, बट कुछ क्रॉप्स होती हैं जो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी सर्वाइव करती हैं, और वो बहुत ही फ्यू क्रॉप्स होती हैं जो अराउंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। अब देखिए कुछ नेगेटिव भी हैं। देखिए जो ह्यूमिडिटी होती है बेसिकली पेस्ट और जो इंसेक्ट होते हैं उनके इन्फेस्टेशन को इंक्रीज करती है, जो फंगल डिजीज होती हैं उनको कॉज करती है। अगर ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है तो ये जो है फंगल डिजीज और इन्फेस्टेशन को इंक्रीज करती हैं। तो दैट इज बेसिकली द नेगेटिव पॉइंट रिगार्डिंग
ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एज वेल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा स्टोरेज में जो है ग्रेन्स को ट्रीट किया जाता है टुवर्ड्स दी फंगल डिजीज। बहुत सारे फंजिसाइड यूज किए जाते हैं ताकि स्टोर में जो ग्रेन्स हैं या कोई भी क्रॉप जो है उसमें फंगल डिजीज का जो इन्फेस्टेशन है वो इंक्रीज ना हो या फंगल डिजीज कॉज ना हो, क्योंकि फंगल डिजीज के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है, ह्यूमिड कंडीशन है अगर स्टोरेज में, स्टोरेज हाउस में, तो वहाँ पे फंगल डिजीज कॉज होने की सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है। फाइन, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखिए टेम्परेचर एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दी क्रॉप ग्रोथ, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपका जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट, जिस तरह से क्लाइमेटिक फैक्टर मैंने आपको बताया, देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर जो है अराउंड 50% जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन को, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, और क्लाइमेटिक फैक्टर में से ही है एक टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है आपको जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग जो है टेम्परेचर एक रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जर्मिनेशन के लिए जो क्रॉप है वो डिफरेंट टेम्परेचर प्रेफर करती है। For vegetative growth there is a different temperature and at the time of harvesting it prefers different temperature। तो देखिए टेम्परेचर का रोल फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग जो है टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जो टेम्परेचर है ये जो है किसे बेसिकली टेम्परेचर कहा जाता है, देखिए मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर एक एनर्जी का फॉर्म है और जो इंटेंसिटी होती है हीट की दैट इज बेसिकली टेम्परेचर। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्लांट्स होते हैं या क्रॉप होती हैं वो प्रेफर करती हैं 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो क्रॉप होती हैं इतना टेम्परेचर प्रेफर करती हैं। ये कॉमन है एवरेज बेसिस पे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्रॉप के रिगार्डिंग नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए यूज़ किया गया है। जैसे मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यूज़ करा मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए, वैसे ही 15 से 40 जो है मैंने मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए इसे यूज किया है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो क्रॉप्स में फिजिकल एंड केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो फ्लावर इनिशिएशन होता है बेसिकली टेम्परेचर वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप। तो देखिए जर्मिनेशन के लिए भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग इसलिए की जाती है ताकि जो सीड है उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल सके। अब ये जो टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है कि क्रॉप जो है वो लो टेम्परेचर प्रेफरेंस वाली है या हाई टेम्परेचर वाली है। मतलब अगर क्रॉप टेम्परेट रीजन की होगी तो ऑब्वियसली लो टेम्परेचर प्रेफर करेगी, अगर ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल है तो थोड़ा हाई टेम्परेचर जो है वो प्रेफर करती है। तो बेसिकली जो है ये डिपेंड करता है। तो अब देखिए टेम्परेचर से जो है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, देखिए राइस के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम। अगर ऑप्टिमम की बात करें तो इट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर वीट की बात करते हैं तो वीट का ऑप्टिमम देखिए 4.5 यहाँ पे दिया गया है, 4 to 5 आप इसे ले सकते हैं क्योंकि डेटा जो है एग्जैक्ट कहीं पे भी नहीं होता, तो इसीलिए आप इसको 4 to 5 इसे कंसीडर कर सकते हैं या 4.5। ऑप्टिमम देखिए 20 है, 20 to 25 बेसिकली इसे ऑप्टिमम इसके लिए जो होता है वीट के लिए, और मैक्सिमम 32 होता है। अब देखिए मिनिमम रेंज का मतलब होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो राइस की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब एक जो एवरेज टेम्परेचर होता है जिसमें क्रॉप की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छी और बेटर ग्रोथ होती है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और व्हाट इज मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि 38 डिग्री सेल्सियस तक जो राइस है वो टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर को। अगर बियॉन्ड 38 जाता है तो जो है क्रॉप की ग्रोथ जो है वो हैम्पर होने लगेगी। तो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये होता है। अब देखिए मेज के लिए मिनिमम है 8 to 10,
ऑप्टिमम है 20 और मैक्सिमम है 40 to 43। इसी तरह से सोरगम के लिए देखिए 12 to 13 जो है वो मिनिमम है, 25 इट्स ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम इज 40। नाउ फॉर टबैको के लिए देखिए 12 to 14 इज मिनिमम एंड ऑप्टिमम इज 29 एंड मैक्सिमम इज 35। तो ये जो है मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम है। तो देखिए टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी जो है आपका 2016 के एएफओ में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, वीट का टेम्परेचर पूछा गया था, ऑप्टिमम टेम्परेचर विच वाज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको मिनिमम भी पता है, ऑप्टिमम भी पता है, मैक्सिमम भी पता है, तो अगर आपको राइस की मैक्सिमम लिमिट पूछी जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर ऑप्टिमम पूछी जाए तो देखिए वो डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। लैंग्वेज में आपको जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ आए कि कोई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। कई बार बच्चे टेम्परेचर देखते हैं और ये देखेंगे कि राइस का टेम्परेचर पूछा है, स्किप कर देंगे कि ऑप्टिमम पूछा है या मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। तो वो की पॉइंट है, उसे आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेम्परेचर बेसिकली एग्जाम में पूछा गया है, तो वो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए हमने टेम्परेचर के अंदर जाना कि टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के लिए, फ्लावर इनिशिएशन के लिए, लीफ ग्रोथ के लिए, फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ विद इन द प्लांट एंड सॉइल में भी। देखिए सॉइल टेम्परेचर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर बेसिकली जो है क्रॉप ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था आपका टेम्परेचर विच वाज द अनदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। देखिए सोलर रेडिएशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर द ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके लिए सोलर रेडिएशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। विदाउट सोलर रेडिएशन देयर इज नो लाइफ। तो सोलर रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बहुत सारे ही लिविंग बीइंग्स के लिए। अब देखिए जो सोलर रेडिएशन होता है वो प्लांट ग्रोथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। देखिए सोलर रेडिएशन जो है वो जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे फैक्टर्स को। इवन सोलर रेडिएशन जो है वो अदर फैक्टर्स को, जो अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो होता है कंट्रोल करता है टेम्परेचर को सोलर रेडिएशन। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, इफ देयर इज अ डे विच इज सनी डे एंड द अनदर डे इज द क्लाउडी डे, तो देखिए जो सनी डे होगा उस दिन का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और क्लाउडी डे जिस दिन होगा उस दिन जो टेम्परेचर होगा वो लो टेम्परेचर होगा। तो देखिए टेम्परेचर को भी डायरेक्टली जो है सोलर रेडिएशन कंट्रोल करता है अर्थ में। तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सोलर रेडिएशन देखिए इंपॉर्टेंट है। सोलर रेडिएशन जो है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। ठीक है, प्लांट से जो लॉस होता है वाटर का दैट इज बेसिकली ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन जो है वो सॉइल से होता है। तो देखिए ये जो है लॉस ऑफ वाटर होता है बट बेसिकली इट इज ऑल्सो अ फिनोमिना, एक फिनोमिना है जिसका होना बेसिकली नेसेसरी है। बट जब एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होता है तो प्लांट के लिए वो हार्मफुल होता है। एक माइल्ड वाटर लॉस इज वेरी कॉमन, जो नॉर्मली जो वाटर लॉस होता है इज वेरी कॉमन, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो है हार्मफुल होने लगता है क्रॉप के लिए। अब देखिए जो सोलर रेडिएशन है, एक्टिव रेडिएशन जो होता है जिसे विजिबल रेडिएशन कहते हैं, बेसिकली 400 to 700 नैनोमीटर जो विजिबल रेडिएशन होता है इट इज बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है प्लांट इसे यूटिलाइज करते हैं। और जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अवेलेबल होते हैं। तो वो वेवलेंथ जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो ये कलर होते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू और वायलेट जो है एक्टिव रेडिएशन है, ये आपके 0.4 to 0.5 जो वेवलेंथ होती है इसके बीच होते हैं।
ऑरेंज और रेड वो 0.4 to 0.6 में होता है, ऑरेंज एंड रेड। एंड ग्रीन एंड येलो जो है वो लो एक्टिव होते हैं और 0.5 to 0.6 में जो बेसिकली जो वेवलेंथ होती है ग्रीन और येलो कलर की। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है एक्टिव रेडिएशन। और विजिबल रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये देखिए अब नेक्स्ट जो है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म जो है वो सोलर रेडिएशन के अंदर आता है। इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लेंथ। डे लेंथ मतलब जो लाइट का डे लेंथ होता है, लाइट पीरियड जो होता है, फोटो पीरियड जिसे कहा जाता है, वो डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट जो होते हैं, शॉर्ट डे लेंथ प्लांट, लॉन्ग डे लेंथ प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट जो हैं अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये जो है अकॉर्डिंग टू आवर्स जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं। मतलब अगर शॉर्ट डे लेंथ की बात करें तो इनको अप टू 12 आवर्स या लेस देन 12 आवर्स जो है फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात की जाए तो लॉन्ग डे प्लांट जो है ग्रेटर देन 12 आवर प्रेफर करते हैं लाइट पीरियड को या फोटो पीरियड को। और जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट में जो है किसी भी पर्टिकुलर लाइट पीरियड का कोई भी जो है अफेक्ट जो है नहीं पड़ता है डे न्यूट्रल प्लांट में। देखिए मेज और टमाटो जो है डे न्यूट्रल प्लांट है। अगर शॉर्ट डे की बात करें तो देखिए राइस जो है शॉर्ट डे प्लांट है। लॉन्ग डे की बात करें तो वीट हो गया, बार्ले, मस्टर्ड, ये जो हैं लॉन्ग डे प्लांट हैं। इसी तरह से शॉर्ट डे में देखिए राइस के साथ साथ सनफ्लावर और कॉटन, सनफ्लावर एंड कॉटन जो है शॉर्ट डे हैं। और जैसे कैबेज, कैरेट, ये सब जो है लॉन्ग डे है। तो देखिए डे लेंथ के अकॉर्डिंग भी जो है सोलर रेडिएशन जो है वो डे लेंथ को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो फोटो पीरियड होता है वो डे लेंथ पे डिपेंड करता है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्रॉप जो है वेरी करता है, डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट होता है। तो ये था बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म। अब नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। देखिए फोटोट्रॉपिज्म बेसिकली जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द लाइट डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। देखिए सनफ्लावर क्या करता है, जिस तरफ से जो है लाइट डायरेक्शन होती है, लाइट डायरेक्शन की तरफ जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। जिस डायरेक्शन में जो है लाइट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये जो फ्लावर होता है वो टर्न करने लगता है। तो इट इज बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटो इंटेंसिटी। देखिए फोटो इंटेंसिटी क्या होता है, फोटो इंटेंसिटी इज द क्वालिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड। जो लाइट की क्वालिटी होती है, कितनी इंटेंसिटी लाइट की है, दैट इज बेसिकली द इंटेंसिटी। तो देखिए ये सारी चीजें जो है सोलर रेडिएशन से इन्फ्लुएंस होती है। तो देखिए हाउ मच द सोलर रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें सोलर रेडिएशन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं विंड वेलोसिटी की। देखिए विंड वेलोसिटी इज द अनदर फैक्टर, अनदर क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्रॉप ग्रोथ, जो कि क्रॉप ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। अब बेसिकली विंड वेलोसिटी होती क्या है। देखिए विंड वेलोसिटी बेसिकली दैट हाउ फास्टली द विंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज बेसिकली विंड वेलोसिटी। अब देखिए विंड वेलोसिटी का बेसिक फंक्शन क्या होता है। देखिए विंड बेसिकली कैरी करती है मॉइस्चर एंड हीट को। देखिए मॉइस्चर एंड हीट को कैरी करती है। अगर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को भी सूट करने में जो है विंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो अदर फंक्शंस होते हैं विंड के, फॉर एग्जांपल डिस्पर्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्शन, जो पॉलन ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फिर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है विंड एज अ कैरियर वर्क करती है। और जो सीड ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट इज द वर्क ऑफ विंड। अब देखिए जो विंड होती है वो अगर ऑप्टिमम लेवल पे मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिमम रेंज होती है 4 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेवल कर रही है, तो दैट इज बेसिकली सुटेबल फॉर द क्रॉप्स।
पर अगर बियॉन्ड 6 किलोमीटर पर आवर है या हैवी विंड्स जो हैं जब ट्रेवल करती हैं तो वो क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा जो है हार्म पहुंचाती हैं। और अगर हार्वेस्टिंग टाइम पे जो है विंड बहुत ही तेज़ी से जो विंड जो है स्टॉर्म्स भी क्रिएट करती हैं, तो वो जो है ग्रेन क्रॉप्स को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं। और जो इन्फेस्टेशन होता है, पेस्ट का इन्फेस्टेशन इंक्रीज करती हैं, सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं हैवी विंड्स। और ये जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट हैं विंड वेलोसिटी के। तो ये जो है एक अनदर क्लाइमेटिक फैक्टर है। सो दिस इज बेसिकली विंड वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारी जो हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखिए प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो है अपटेक करते हैं फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। और अपटेक करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट रिटर्न टू एटमॉस्फेयर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फार्म वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर में जो है रिटर्न हो जाती है। तो देखिए ये एक साइकिल होती है, जो गैसेस की साइकिल होती है, जिस तरह से प्लांट अपटेक करते हैं फिर ये एटमॉस्फेरिक में जो है रिटर्न हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए नॉट फॉर द प्लांट बट फॉर द एनिमल बट फॉर द लिविंग बीइंग जो है इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो है ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन का एक क्रूशियल रोल होता है। तो ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन एक मेजर न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसे कहा जाता है। और नाइट्रोजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉप फॉर द ग्रोथ, फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप के लिए। अब देखिए नाइट्रोजन जो है सॉइल में ऐड किन किन मेथड से होता है। देखिए बाय लाइटनिंग, रेनफॉल, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं राइजोबियम, एजोस्पिरिलम। ठीक है, ये सारे जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट के लिए अवेलेबल करते हैं। पल्सेस क्रॉप हो गई, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं ये बेसिकली सिम्बायोटिकली जो है पल्सेस क्रॉप, बेसिकली जो लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो प्लांट, उनमें नोड्यूलेशन करते हैं और तब जाके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट के लिए अवेलेबल करते हैं। तो दैट इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिफरेंट गैसेस इन दी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब देखिए ये तो सारी बेनिफिशियल गैसेस हैं, बट कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जैसे CH4, मीथेन हार्मफुल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस होती हैं ये एटमॉस्फेयर के लिए भी और एज वेल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन जो है ये हार्मफुल होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ में इंक्रीज होता है तो इट ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर इन द अर्थ, जिसे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है कुछ जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रही हैं। तो ये जो है नेगेटिव इफेक्ट हैं जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस हैं उनके। तो ये था एटमॉस्फेरिक गैसेस। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम एडिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे। एडिफिक फैक्टर्स जो कि सॉइल से रिगार्डिंग फैक्टर्स हैं। इनमें देखिए सॉइल मॉइस्चर, सॉइल एयर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एरिएशन, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये एडिफिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अब देखिए सॉइल मॉइस्चर बेसिकली जो सॉइल में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। अब सॉइल में देखिए मैंने सॉइल साइंस में आपको जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने जो अवेलेबल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, डिफरेंट जो सॉइल में जो सॉइल वाटर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो देखिए जो अवेलेबल वाटर होता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के जो बीच
जो वाटर होता है दैट इज बेसिकली अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। अब देखिए जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो किस तरह से जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो आपका जो हेल्प करता है इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग मिनरलाइजेशन। देखिए मिनरलाइजेशन इज द स्टेज और इज द प्रोसेस वेयर द nutrient is available for the plant from its unavailable form। मिनरलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि जो प्लांट में जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं अगर वो अनअवेलेबल फॉर्म में है तो जब मिनरलाइजेशन होता है तो मिनरलाइजेशन के थ्रू दे आर बेसिकली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो देखिए मिनरलाइजेशन के लिए वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी वाटर जो है इम्पॉर्टेंट होता है, बूस्ट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को। और देखिए जो मोबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, मतलब वाटर एक्चुअली वर्क एज अ कैरियर टू न्यूट्रिएंट ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वर्क करते हैं, जिससे जो है इनकी अवेलेबिलिटी जो होती है यूनिफॉर्मली सॉइल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर जो है एज अ मीडियम वर्क करता है न्यूट्रिएंट के लिए। और देखिए जो वाटर है जो जो प्लांट में भी एज अ कैरियर जो है वाटर वर्क करता है। तो जब वाटर का अपटेक होता है तो वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं ट्रेवल करते हैं प्लांट में और फिर जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो देखिए ये जो है वाटर जो सॉइल मॉइस्चर होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो था प्लांट के रिगार्डिंग। अब देखिए जो सॉइल में टेम्परेचर होता है उसे भी जो है मॉडरेट करने में सॉइल मॉइस्चर जो है हेल्प करता है। अगर सॉइल टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसमें अगर वाटर एप्लीकेशन दी जाती है तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सॉइल मॉइस्चर। तो देखिए ये था सॉइल मॉइस्चर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल एयर की। देखिए सॉइल एयर जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए सॉइल एयर मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो जर्मिनेशन जो है किसी भी क्रॉप का इट विल बी इनहिबिटेड, मतलब वो जो है प्रिवेंट हो जाएगा जर्मिनेशन। तो ऑक्सीजन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी क्रॉप इन दी फर्स्ट स्टेज। मतलब जर्मिनेशन जो है पहली स्टेज होती है जब सीड शो की जाती है, प्लांट के इमर्ज होने की जो स्टेज होती है। तो ऑक्सीजन के बिना जो है इमर्जेंस पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो रूट्स के लिए, रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। जो सोर्स होता है वो एयर, ठीक है। और देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है सॉइल एयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द रूट, उसके लिए भी एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जो सॉइल एयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसमें भी जो है एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए भी जो है सॉइल एयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखिए जो सॉइल एयर होती है इट बेसिकली हेल्प्स टू ब्रेकिंग डाउन द इनसॉल्युबल मिनरल टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखिए कुछ क्रॉप्स हैं जिनको जो है जिनकी हाई नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोबैको, कॉटन, लिनसीड। तो ये सारी जो क्रॉप्स होती है इनको हाई डिमांड होती है ऑक्सीजन की। वहीं कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको जो है लो रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल राइस। देखिए राइस जो है वो वाटर लॉक्ड कंडीशन में ग्रो होता है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है इट बेसिकली लैक्स डाउन। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो ऑक्सीजन की जिनको हाई रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होने लगता है। तो दिस इज़ बेसिकली सॉइल एयर। देखिए जो सॉइल एयर का मतलब बेसिकली ये होता है जो अवेलेबल एयर होती है, ठीक है, विद इन द सॉइल।
विद इन द सॉइल। देखिए सॉइल में मैंने आपको सॉइल साइंस में सॉइल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया है। तो सॉइल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉइल में, उनमें जो स्पेस होता है बीच में, उन स्पेस में एयर और वाटर जो है वो उन स्पेस को, जो पोर स्पेस होता है वो बेसिकली ऑक्यूपाइड होते हैं सॉइल एयर और सॉइल वाटर से। तो ये जो है सॉइल साइंस में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ अगर आप वो मॉड्यूल आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज बेसिकली सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल एयर। ठीक है, तो देखिए ये था सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल एयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल टेम्परेचर की। देखिए सॉइल टेम्परेचर जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे जो है सॉइल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो है कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली सॉइल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर क्रॉप के टेम्परेचर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की वीट का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 22-25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके लिए जो सॉइल टेम्परेचर होगा इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो सॉइल टेम्परेचर और जो नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि किसी ग्रो अगर वहाँ पे सॉइल टेम्परेचर मेंशन है तो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द क्रॉप। नॉर्मल या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसे हम कह सकते हैं। तो सॉइल टेम्परेचर बेसिकली जो टेम्परेचर होता है सॉइल में, विद इन द सॉइल जो टेम्परेचर होता है, विद इन द सॉइल जो हीट होती है उसे कहा जाता है सॉइल टेम्परेचर। अब देखिए सॉइल टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के लिए जो है सॉइल टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है सॉइल में भी और एटमॉस्फेयर में भी। तो ये जो है जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉप के लिए जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड और जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है प्लांट का, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सॉइल टेम्परेचर है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सॉल्यूट्स का वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसका जो रेट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सॉइल टेम्परेचर। और ये जो है जो सॉइल टेम्परेचर होता है बेसिकली माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो अदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी की जो प्रोसेस होती है या न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन होता है, ये सारे जो हैं टेम्परेचर से, सॉइल टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो सॉइल टेम्परेचर है वो भी सॉइल में मेंटेन होना नेसेसरी होता है किसी भी क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली जो कोल्ड सॉइल होती हैं इन्हें जो है सुटेबल नहीं माना जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जो है एक वार्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। तो दैट इज़ बेसिकली वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड ऑफ प्लांट एंड any crop. So this is all about the soil temperature. तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सॉइल मिनरल मैटर्स की। देखिए सॉइल मिनरल मैटर्स बेसिकली जो है ये रिलीज होते हैं जब जो रॉक मिनरल्स होते हैं वो विदर होते हैं, जो रॉक्स होती हैं वो विदर होती हैं, मतलब ब्रेकडाउन जब उनका होता है तो बेसिकली जो है उनसे मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है, सॉइल मिनरल्स को। देखिए सॉइल मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, देखिए ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। पोटेशियम आपका ट्रांसलोकेशन के लिए, शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन, देखिए आयरन जो है वो न्यू लीव्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्लांट में जो है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से मैंगनीज भी इम्पॉर्टेंट है। सल्फर देखिए ऑयल सीड क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कैल्शियम जो है प्लांट की जो प्लांट में जो फ्रेम वर्क होता है, प्लांट का जो फ्रेम होता है, प्लांट में जो लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस जो प्लांट में होती है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट है आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है ये जो है डिकम्पोजिशन जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर किसी भी सॉइल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय एक्चुअली एडिंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट
मेजर एंड माइनर, मेजर और माइनर दोनों तरह के न्यूट्रिएंट जो है ये सॉइल में ऐड करता है, और बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स इट एक्चुअली मेक अवेलेबल टू प्लांट। न्यूट्रिएंट ऐड करने के साथ साथ जो है ये जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल भी होते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बेसिकली प्लांट में सॉइल में सिर्फ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है, साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसे इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, और जो सॉइल की अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें इम्प्रूव करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बेसिकली न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल में, तो ये इसका जो है बेसिक फंक्शन होता है। और अदर फंक्शंस मैंने आपको बताए, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को जो है बूस्ट करता है। देखिए माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉइल में, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मिनरलाइजेशन, फॉर अदर प्रोसेसेस, जिनसे जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है प्लांट में सॉइल में जो है कॉज होती है, और फिर जो है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ग्रोथ को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब देखिए सॉइल ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में डिकम्पोज्ड किया जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो कि क्या करते हैं वो सॉइल में जो है जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करते हैं। तो ये जो है इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। कुछ अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे नीमाटोड हो गया या जो अमीबा है, ये सारे हार्मफुल होते हैं। अमीबा जो है डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में भी, और जो नीमाटोड है ये जो है प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। नीमाटोड जो है बेसिकली बहुत सारी डिजीज़ जो है कॉज करता है। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि सॉइल ऑर्गेनिज्म के होते हैं प्लांट के। तो ये किसी भी फैक्टर्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह के पॉइंट होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं होते, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि हार्म पहुंचाते हैं प्लांट्स और क्रॉप्स को। तो वो भी बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं देखिए सॉइल रिएक्शन के बारे में। देखिए पीएच इज बेसिकली द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है बेसिकली दैट इज पीएच। अब देखिए एक पीएच में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 14। अब देखिए जो पीएच का जो पैरामीटर होता है इसमें 7 पे होता है न्यूट्रल। तो देखिए जो 7 से नीचे जो नंबर्स होते हैं वो लो पीएच, मतलब एसिडिक सॉइल जो है, अगर सॉइल का पीएच 7 से नीचे है तो इट विल बी एसिडिक, और इफ बियॉन्ड 7 है तो बियॉन्ड 7 होगा एल्कलाइन या सेलाइन। देखिए बेसिकली सेलाइन जो है वो अप टू 8.5 होता है, अगर बियॉन्ड 8.5 जाता है तो इट विल बी एल्कलाइन। अब देखिए जो सॉइल होती है वो जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो प्रेफर करते हैं पीएच को, वो अराउंड 7 होता है। 7 या 6.5 to 7 आप कंसीडर कर सकते हैं कि मोस्ट प्रेफरेबल पीएच होता है बाय द मोस्ट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो 6.5 to 7 का जो पीएच होता है अराउंड 6.7, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं दैट इज द मोस्ट प्रेफरेबल पीएच बाय द क्रॉप्स। और जो लो पीएच 7 से नीचे जो होता है इट इज बेसिकली एसिडिक, और 7 से ऊपर जो है एल्कलाइन और सेलाइन मैंने आपको बताया अप टू 8.5, और बियॉन्ड 8.5 इट विड बी एल्कलाइन। देखिए इसके पीएच से रिगार्डिंग भी जो है तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर ये जो है एसिडिक के रिगार्डिंग पूछा जा चुका है, एल्कलाइन और सेलाइन के रिगार्डिंग भी पीएच एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि अप टू 8.5 सेलाइन होता है और बियॉन्ड 8.5 जो है सॉइल एल्कलाइन होती है।
अब देखिए जो पीएच होता है, अगर लो पीएच है, बहुत ही ज़्यादा लो पीएच अराउंड आपका 2 to 3 अगर जाता है सॉइल में, तो सॉइल को अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इतने लो पीएच पे जो है प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते ड्यू टू आयरन एंड एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी। तो लो पीएच भी प्लांट के लिए जो है हार्मफुल होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन है सॉइल या सेलाइन सॉइल है, जहाँ पे सॉइल की सॉल्ट की अवेलेबिलिटी, बेसिकली सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, जिस तरह से जो है पीएच बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे भी सॉइल को जो है करेक्ट किया जाता है बाय द डिफरेंट मेथड। देखिए एसिडिक सॉइल को करेक्ट करने के लिए लाइम का यूज़ किया जाता है, और अगर सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल को जो है करेक्ट किया जाता है तो डिफरेंट मेथड्स, ब्लीचिंग मेथड्स जो हैं अप्लाई किए जाते हैं अल्कलाइन और सेलाइन मेथड सॉइल को जो है करेक्ट करने के लिए। और मैन्योरिंग की जाती है, ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल में ग्रो कर जाती हैं, जैसे शुगर बीट हो गया और आपका डेट पाम हो गया। तो ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। और देखिए लो पीएच में जैसे 3 to 4 पीएच तक जो है राइस, पोटैटो जो है, ये क्रॉप्स जो हैं ग्रो हो जाती हैं लो पीएच पे, प्रेफर करती हैं लो पीएच को। लेकिन मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स द लो एंड हाई पीएच। तो देखिए पीएच भी जो है डायरेक्टली जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे इन्फ्लुएंस करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स और एनिमल्स जो आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में देखिए जो प्लांट्स होते हैं, देखिए अगर प्लांट की बात करें, अगर एक फील्ड में हम जो है एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वीट के साथ मस्टर्ड को लगाया जाता है, ठीक है, या किसी भी क्रॉप के साथ जो है कोई अदर क्रॉप को लगाया जाता है, तो वहाँ पे जो नेचर होता है क्रॉप का, कॉम्पिटिटिव नेचर, और इट कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और इट कुड बी नेगेटिव इफेक्ट। देखिए कॉम्पिटिटिव होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर जो है जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप को लगाया जाता है, किसी भी क्रॉप के साथ अगर लेग्यूमिनस क्रॉप को लगाया जा रहा है तो लेग्यूमिनस क्रॉप जो है कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देती है दूसरी क्रॉप को बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। तो देखिए प्लांट्स भी जो हैं एक दूसरे के क्रॉप प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय डिफरेंट ग्रोथ हैबिट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखिए 2 सीरियल्स क्रॉप को अगर साथ में ग्रो किया जाता है तो वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देते हैं एक दूसरे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये जो है प्लांट्स। अब देखिए एनिमल्स जो सॉइल फौना होते हैं लाइक प्रोटोजोआ, नीमाटोड, ठीक है, स्नेल्स, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो है हेल्प करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं सॉइल एनिमल्स, जैसे नीमाटोड हो गया, बेसिकली हार्म्स द प्लांट। नीमाटोड जो है डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, और अमीबा, पैरामीशियम, ये भी जो है डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। नीमाटोड ये जो है सॉइल में होता है और प्लांट में जो है ये प्लांट रूट्स को जो है हार्म पहुंचाता है, प्लांट की जो स्टेम होती हैं उनको हार्म पहुंचाता है। तो ये जो है हार्मफुल होते हैं। तो कुछ बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म सॉइल एनिमल्स होते हैं, तो वो भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये थे आपके बायोटिक फैक्टर्स। अब नेक्स्ट जो हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। देखिए फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, और आपका जो एक्सपोजर होता है लाइट के लिए, तो एल्टीट्यूड, टोपोग्राफी, लाइट, ये फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं। टोपोग्राफी बेसिकली जो अनइवननेस होती है या इवननेस होती है, जो अर्थ सरफेस पे जो फ्रेमवर्क होता है, बेसिकली जो टोपोग्राफी होती है वो बेसिकली उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे जो अर्थ सरफेस होता है इट इज़ बेसिकली प्लेन, और हिली सरफेस में इट इज़ बेसिकली अनइवन, तो उसे अनइवन टोपोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होता है हिल्स का और अदर कंपोनेंट्स का वो प्लेन टाइप होता है प्लेन्स में, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी अनइवन टोपोग्राफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे अनइवन टोपोग्राफी होती है। तो जो टोपोग्राफी होती है बेसिकली मैटर करती है चॉइस ऑफ क्रॉप में। जो क्रॉप की चॉइस होती है वो अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी होती है। और देखिए टोपोग्राफी, नेक्स्ट एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड आपका
टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने में, प्रेसिपिटेशन में, विंड वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और देखिए टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड वेलोसिटी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो कि क्रॉप ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अगर एग्जाम्पल दूँ, जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो हाई एलिवेशन पे जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो रेनफॉल होता है बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है, बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। लेकिन जो प्लेन्स वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो देखिए जो रेनफॉल होता है इतना इवन नहीं होता, इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता। तो देखिए एल्टीट्यूड मैटर करता है टेम्परेचर में, आपके प्रेसिपिटेशन में, ठीक है, और विंड वेलोसिटी में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है एक्सपोजर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो एक्सपोजर ऑफ लाइट भी जो है टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, फिजियोग्राफिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो सोलर रेडिएशन होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत हद तक जो है टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है या एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये जो है सारे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। देखिए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि रीजन टू रीजन जब जो है क्रॉप की चॉइस वेरी करती है, जो कमर्शियल लेवल पे जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं उनकी चॉइस वेरी करती है। तो ये जो है डिपेंड करता है किसी भी रीजन के पीपल्स के ऊपर, किस तरह के पीपल्स, किस तरह की कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रॉप को जो है वो कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं, किसका कल्टीवेशन अपने ओन कंजप्शन के लिए करते हैं। देखिए जैसे अगर इंडिया में नॉर्थ और साउथ की बात करूँ तो साउथ में जो चॉइस ऑफ क्रॉप होती है इट इज़ बेसिकली डिफरेंट। अगर वो ओन कंजप्शन के लिए ग्रो करते हैं या कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं तो उनकी चॉइस जो है वो उनके रीजन के अकॉर्डिंग होगी, उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होगी, जो भी प्रेफरेंस उनकी होगी। और नॉर्थ में जो ग्रो की जाती हैं वो जो है रीजन के अकॉर्डिंग चूज की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो कि हमने डिस्कस करे in detail and they are very important from the exam point of view. So I hope you guys will understand it as well. तो चलिए मिलते हैं and with the next topic. We'll discuss it very soon. Till then you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.